हो गई। चलो कौन कौन किससे टॉपिक थे? 1 मिनट, वो चलो एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला था हमारा मैग्नेटिज्म, यही था। यस सर। चलो मैग्नेटिज्म में क्या परमानेंट मैग्नेट वाला था, तो कुछ दो डेफिनेशन थी, H इज इक्वल टू बी बाय म्यू जीरो, और एक क्या I इज इक्वल टू क्या था, दिस इनटू H, और I क्या था, डाइपोल डाइपोल बाय वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और I और H का ग्राफ बनता है यही वाला, वो ऐसा हिस्टेरेसिस। क्या होता है इसका एरिया अंडर द कर्व? क्या? लॉस पर यूनिट पर मीटर क्यूब, पर पर यूनिट साइकिल पर साइकिल पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये ससेप्टेबिलिटी क्या थी, म्यू रिलेटिव -1। ठीक है, आ गया समझ में? और ये हाँ, सोलेनॉइड के लिए अगर पूछा होता तो NI हो जाता। इससे यूनिट याद रखना कि H की यूनिट क्या थी। ठीक, और ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन तीनों में अलग अलग था। हाँ। ठीक है, डायमैग्नेटिक में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, पैरामैग्नेटिक में 1/T, और फेरोमैग्नेटिक में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद है ना। यस सर। 1/T, ये 1/T माइनस TC। इस पार्ट में कहीं कोई दिक्कत थी? हाँ, अब इसकी जो क्वेश्चन थे उनमें बता दो कहीं प्रॉब्लम हो तो। हाँ, इसमें 1 मिनट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और है दूसरा पार्ट। हाँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे पहला है टेंजेंट गैल्वोमीटर। ठीक है, ये वैसे सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन भगवान जाने क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं इसके। ये एक कॉइल ऐसी होती है, ऐसी एक कॉइल है इसमें से कुछ एन टर्न्स हैं, करंट आई है, तो इसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई N इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय R2, ये होगा सेंटर पे। अब टेंजेंट गैल्वोमीटर या टेंजेंट लॉ क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर कोई निडल इनके इक्विलिब्रियम में कहीं पे है, ये निडल यहां है, तो सर्टेनली बी नेट यहां रहा होगा, तो ये tan थीटा की वैल्यू B1/B2 है। बस ये टेंजेंट लॉ है कि दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी, ये निडल हमेशा रिजल्टेंट में ही आएगी। क्लियर? तो निडल की जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की, और रिजल्टेंट B1 और B2 हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो इससे tan थीटा इक्वल टू B1/B2 ये है। सर इसमें एक और था, इसी टाइप का था, मतलब कि आएगा रुको। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा होता है, ये स्टैंड होता है, इस स्टैंड पे नंबरिंग लिखी होती है, ये एंगल बने, आ गया समझ में? तो ये ऐसे ही घूम सकता है। तो हम क्या करते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लेते हैं। तो मान लो ये अगर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो एक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो गया, एक इस निडल का खुद का क्रॉस हो गया, सॉरी ये कॉइल का, आ गया दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर इस पे हमने एक निडल रखी होती, ये निडल यहां पे लगा दी होती, तो ये निडल इन दोनों के रिजल्टेंट में जाती, तो ये एंगल 0 डिग्री मान लो, ये 90 डिग्री मान लो, ये देख लो ये निडल कहां पे पहुंची, वो एंगल थीटा है, और tan थीटा इक्वल टू बी, इसका बी कॉइल का अपॉन बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये झिला क्या हुआ? यस सर। यस सर। पक्का समझ गए? यस सर। ये जो n लिखा है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर, ये जो क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बी कॉइल है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निडल होगी। ये हमारा टेंजेंट गैल्वोमीटर है, जिसकी मदद से हम BH, अगर BH नोन है ना, तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे tan थीटा देख के। आया समझ में? tan थीटा मेजर कर लिया हमने, तो यहां से करंट निकल आया,
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। Yes. सर इसमें हाँ थीटा देंगे ना कि इधर से दिया है। हाँ 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 दिया सर होगा। वो एनटीए में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें थीटा डिफाइन नहीं करा किधर से था। टेंजेंट किलोमीटर लिखा था हाँ सर। तो थीटा BH से लेना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, सर आंसर उसी से आ रहा है। मतलब सो दैट करंट tan थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाए, क्योंकि अगर उल्टा लोगे तो करंट cot थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। थीटा sir. बढ़ाने पे करंट गिरेगा, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। थीटा बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लग रहा है। तो नहीं दिया है तो थीटा इसके साथ है, ठीक है। Okay, sir. सर आपने जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखी है हाँ उसमें आपने आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यों किया? 2m बाय r स्क्वायर, r क्यूब है, सॉरी r क्यूब है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, चलो पक्का आ गया समझ में पहला डिवाइस। यस सर। दूसरा डिवाइस होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सभी सेम है। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर कुछ और नहीं, ये सिंपली एक कंपास है और दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये वही B1 और B2, और ये कंपास रिजल्टेंट में जाएगा, ये tan थीटा B1 बाय B2। तो दरअसल पिछला वाला डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का ही एक केस है, ठीक है। आगे समझ। यस। अब इसको हम करते क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और ये कंपास यूज करते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, ये हमारी कंपास है जो मूव कर सकता है। इस कंपास को हमने ये रखा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना दिए कुछ। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने इसको रखा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो हमें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक और मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तभी तो ये कॉइल रिजल्टेंट में आएगी। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करते हैं, कॉइल ले आते हैं साउथ नॉर्थ, ये बार मैग्नेट ले आए। ये बार मैग्नेट 3 डायमेंशनल में इसके परपेंडिकुलर रखी है। ये फील आ रहा है? ये x है, ये y है, ये z पे, ये डिस्टेंस d पे ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। ऐसे रख सकते हैं। -x भी रख सकते थे ना? हाँ हाँ कहीं और भी रख सकते थे, वो तो दिखा। क्या है, माइक बंद करो रे। इसको सीरियस में भी तो रख सकते हैं 2D वाले प्लेन पे। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही और डिस्टर्ब और कर रही है आवाज। कहीं और भी रख सकते हैं, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसके प्लेन में भी रख सकते हैं। जैसे हम इसको ये हमारा साउथ नॉर्थ है, हमने इसको यहां रख दिया इसी प्लेन में, ठीक है। तो ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो गया और इस नॉर्थ साउथ का मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ये बी ड्यू टू मैग्नेट, और इन दोनों के रिजल्टेंट में ये आ जाएगा, ठीक है। इधर भी रख सकते थे, बस ऐसे रखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आ रहा है। बस ऐसे रखना है कि हमें दो कंपोनेंट मिल जाए, एक इसका मिल गया और एक उसका मिल जाए, तो उनके रिजल्टेंट में ये मूव कर जाएगा, ठीक है। ओके, बस ये करना है, सीधे दो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है इसके ऊपर, एक अर्थ का होगा एक उसका परपेंडिकुलर होगा, दोनों का रेशियो tan थीटा होगा। अब बोलो, कोई कुछ कह रहा है? सर बिल्कुल आवाज नहीं आई। हाँ बोलो तुम। सर वो 10A और 10B क्या होता है? 10A और 10B पोजीशंस। हाँ एक्चुअली शायद 10A पोजीशन है जब एक्सियल पोजीशन यूज होगी और 10B है जब इक्वेटोरियल यूज होगी। देखते हैं, ये ऐसे था, ये अर्थ का BH है, तो ये अगर कॉइल ये θ1 आया, ठीक है, और हमने अगर बार मैग्नेट हमारी ऐसी रखी, ठीक है, समझ गए, इसकी एक्सिस के अलोंग, तो यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक इसका μ0/4 2m बाय r3। तो tan थीटा इन दोनों का रेशियो आएगा। यस सर हाँ। अब अगर मैंने मैं इसी प्लेन में हूं, है ना, बस ये मैंने ऐसे रख दिया, सॉरी ऐसे कैसे रखने पे आएगा ये परपेंडिकुलर, इधर कहीं रखना पड़ेगा।
क्योंकि ऐसे रखने पे तो ये पैरेलल हो जाएगा, इधर कहीं रखना पड़ेगा। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे ऐसे। आया? आ अब गया भी सर। tan थीटा आएगा ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड आधा आएगा म्यू 0/4 पाई 2m की जगह m बाय डी क्यू। तो ये बी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है। आया? ठीक है। तो हाँ इसका जो tan थीटा 1 आएगा इसमें ट्वाइस आएगा 2m बाय डी क्यू, बशर्ते डिस्टेंस सेम है। इसका tan थीटा 2 म्यू 0/4 पाई m बाय डी क्यू, डिवाइडेड बाय बी एच। हाँ तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इक्वल टू 2 बाय 1। 2। अच्छा, बता सकते हो tan ए पोजीशन बेहतर है या tan बी पोजीशन बेहतर है BH के मैं कैलकुलेशन के लिए? कौन सी पोजीशन प्रेफर करनी चाहिए? ए क्यों? बी अच्छी। नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका कंपैरेबल होंगे। tan थीटा बड़ा आ रहा है, क्योंकि बस सीधी बात ही है, यहाँ हाँ। ट्वाइस आने की वजह से tan थीटा 1 बड़ा है, बी तो सेंसिटिविटी हाई होगी। ठीक है, चलो आ गया समझ में tan A tan B? हाँ सर। तो जब भी डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर या कुछ भी आए, दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उनका रेशियो tan थीटा होगा। और थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हैज प्रूव्ड? यस यस सर। चलो अब तीसरा था वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ये कुछ और नहीं, ये है साउथ नॉर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये ऑक्सीलेट कर रहा है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। क्लियर? समझ गए? इसका मेन यूज होता है कंपेयर करना है दो के मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक बार हम बार मैग्नेट ऐसे रखते हैं M1 M2 एक दूसरे के पैरेलल, एक बार एंटी पैरेलल रखते हैं, उम्मीद है याद होगा। एक बार वेक्टर ऐसे, एक बार वेक्टर ऐसे, और दोनों में रोटेशन देखेंगे तो ये T1 आएगा, ये T2 आएगा। तो T1 की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट जुड़ेंगे, M1 M2 जुड़ जाएगा। लेकिन T2 में अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होंगे, लेकिन ये बचेगा M1 माइनस M2। तो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर दो, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड टू M1 M2 का रेशियो मिल गया। हेंस प्रूव्ड हो गया? यस सर। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या डायरेक्ट टाइम पीरियड पूछा होगा, और अगर टाइम पीरियड नहीं पूछा है मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो फिर शायद m का रेशियो पूछा होगा। हो गए? यस सर। यस। चलो जरा इस टॉपिक की वो पीडीएफ शेयर कर देना, वो मेंस वाली, जो इस टॉपिक की Yes, अलग sir. से टॉपिक Yes, वाइज sir. काट रखी, हाँ सर। मैग्नेटिज्म का काटो। अलग से। हाँ टॉपिक वाइज ही है। हाँ, मैग्नेटिज्म का शेयर करो। कहाँ भेज रहे हो? चैट पे? टेलीग्राम पे सर। एक सेकंड, वो नेट धीरे चल रहा है तो भेज रहा है। आ रहा है, 2.5 MB की है फाइल, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ, इसमें कोई टॉपिक, इस टॉपिक में मैग्नेटिज्म में कहीं कोई दिक्कत पहले ये बताओ। नहीं दिक्कत ऐसे शुरू नहीं सर, बस ये इंस्ट्रूमेंट्स ही थे, वो बता दिया आपने अभी। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन खास हो ऐसा तो। सर बन गए थे वैसे। हाँ, बन गए थे। हाँ। चलो जब तक शेयर होगी तब तक अपन अगला टॉपिक देख लेते हैं। हाँ, दूसरा टॉपिक था अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एक तो 2HR बहुत आता है,
यस रेंज वाला ही क्या है ये 2HR ही होता है ना, ये समझ गए? यस अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों दिए हैं तो ये, अदरवाइज ही, ठीक है। दूसरा वो ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव की रेंज ये 0 to 2 मेगाहर्ट्ज या फ्यू मेगाहर्ट्ज, ये 2 से 30, ये 30 से बड़ा, ठीक है। तो एक तो ये चीज याद कर ली अपन ने। दूसरा मॉड्यूलेशन करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, बेहतर होगा फंक्शन याद रखें। AC में सर इसमें एक एम्पलीट्यूड में, डाउट, हाँ हाँ सर आपने वो एक पॉइंट लिखवाया था कॉपी में कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन का एक रीजन ये लिखवाया था कि पावर ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, हाँ। तो बहुत लॉस हो जाता है, मतलब बहुत। तो देखो, वो कैसे बोला था कि पावर ट्रांसमिटेड तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड, देखो दोनों ही चीजें फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे। देखो जब अगर ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन होगा तो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में दिक्कत ये थी कि इंडक्शन करंट बनेंगे तो एनर्जी लॉस होगी, और इंडक्शन करंट बनेंगे ग्राउंड में, ग्राउंड कंडक्टर है, लेकिन हवा में भेजा तो इंडक्शन करंट का मुद्दा नहीं रहेगा, समझ गया ना। तो अब पावर तो हमें पता ही है ना, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। लाइट वेव्स की पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ्रीक्वेंसी का कब रोल आता है? नहीं, ये वो चीज नहीं है रे, वो चीज नहीं है। ये जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना एंटीना में, वो वाला केस है। यस सर, वो अपन ने अच्छा। पढ़ा नहीं है कि क्यों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, मतलब क्या होगा कि ये तो शायद याद होगा, एनर्जी कैरीड नंबर ऑफ लूप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यस सर, नंबर ऑफ लूप्स के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो जितनी वेवलेंथ छोटी होगी, नंबर ऑफ लूप्स उतनी ज्यादा बनेंगी, उतनी ज्यादा एनर्जी फेंकेगी बाहर, ठीक है। ओके सर, चलो ये फंक्शन जरूर याद रखना, ये वाला, क्योंकि इसी से समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू AC प्लस AM से AC माइनस AM के बीच में है, और इन दोनों के रेशियो को ही हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। यस सर, यही था ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM बाय AC, यही था भाई। ये Vmax है, ये Vmin है, ध्यान रखना Vmax और Vmin अलग चीजें हैं और AC और AM अलग है, ठीक। चलो तो ये अपना था अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड कई बार आ गया है, ओमेगा C माइनस ओमेगा M, इसमें से 2 पाई गायब कर लेना, ये लोअर साइड बैंड है, और ओमेगा C प्लस ओमेगा M बाय 2 पाई अपर साइड बैंड है, ठीक है। और इनको कंबाइन करोगे तो 3 फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, एक ओमेगा C, एक ओमेगा C प्लस ओमेगा M, एक ओमेगा C माइनस ओमेगा M। ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे। यस सर, यस सर। अब आ जाओ सबसे काम के चैप्टर पे। अब तीसरा एक ही बचा ना, सेमीकंडक्टर वाला। सॉरी चीज बता दीजिए, मुझे पूछना था। क्या ब्रॉडकास्ट, कुछ समझ नहीं आया क्या? सर जब ब्रॉडकास्ट निकालते हैं ना कि कितने साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट होंगे, बैंडविड्थ दिए रखी होती है और क्वेश्चन कहाँ है? मतलब ऐसा होगा, बैंडविड्थ दे रखी है तो हमें बैंडविड्थ में ओवरलैपिंग नहीं रखनी है, बस क्वेश्चन है। हाँ सर, फाइल में मतलब उसमें चैप्टर वाइज में थे क्वेश्चंस। चलो आ गया होगा, पीडीएफ में थी सर आपने कराया था। मतलब वो होगा ना कि हम क्या करेंगे कि बैंडविड्थ होती है अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, ये बैंडविड्थ होती है। तो ये बैंडविड्थ निकाल लो कितनी है, मान लो, मान लो अपर साइड बैंड थी 1250, लोअर साइड बैंड थी 950, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 300 हर्ट्ज। तो हमें 300 हर्ट्ज का गैप चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी, जैसे अपर साइड, जैसे ये अपर है, ये लोअर है, ये पूरा हमारा बैंडविड्थ है, तो ये एक का स्पेक्ट्रम हो गया। अगली कंपनी का स्पेक्ट्रम इसके बाहर ही आना चाहिए, तो ये स्पेक्ट्रम इसके अंदर नहीं, ये इसके अंदर नहीं, तो ये अगला स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी अवेलेबल है उसको 300 से डिवाइड कर लो, जो इंटीजर आ जाए वो हमारा आंसर है। इससे आंसर मैच नहीं कर रहे थे क्या? कभी कभी ऐसा हो रहा था कि बैंडविड्थ
फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना सर कभी ऐसा हो रहा था फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रखी होती है बैंडविड्थ कम दे रखी होती है और कभी बैंडविड्थ ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम। मतलब वो तो ऑब्वियस रहता है कि इंटीजर निकालना होता है तो वो कैसे भी डिवाइड कर देते हैं। हाँ सर ये दिक्कत आ रही थी। उल्टा उल्टा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन शेयर किए तुमने? इसका भी शेयर करी दो फाइल। सर ऐसा नहीं होगा तब पता नहीं। एक मिनट। डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। उसके आगे वाले डाउनलोड हो गए, इमेज भेजी। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भेजो उसका, फ्रीक्वेंसी वाला। सर वही ग्रुप पे भेजा था। सर भेज दिए ग्रुप में। Maximum audio frequency used for is not exceed 5 kilohertz. How many stations can be broadcasted within the band simultaneously without interference? 10 मेगाहर्ट्ज है ना, AM ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड फॉर मॉड्यूलेटिंग द कैरियर। ठीक है, तो 10 किलो हर्ट्ज का गैप आ जाएगा। 1000 आ गए और का 1000 नहीं आ सकता। आंसर क्या है इसका? NTA टेस्ट 47, ये जिसने भी भेजा है, किसने भेजा है? जारी है सर। आजादी है सर। अनुष्का ने भेजा है। हाँ तो हजार एक ही था। मिनट, मैं सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ ये था ना, तो देखो एनोटेशन काम क्यों नहीं कर रहा, अब करेगा शायद। हाँ FC प्लस FM और FC माइनस FM यही थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे तो ये 2FM हो जाएगा। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का डबल, यही बैंडविड्थ है। तो 5 दिख रही ना स्क्रीन? हेलो। यस ये सर F मॉड्यूलेटिंग 5 किलोहर्ट्ज है, तो बैंडविड्थ कितनी चाहिए हमें? 10 किलोहर्ट्ज की। मतलब हर इनमें ये 10 किलोहर्ट्ज का स्पान है, तो अगले में भी 10 किलोहर्ट्ज का स्पान होगा, अगले में भी 10 किलोहर्ट्ज का। तो ऐसे 10-10 किलोहर्ट्ज के स्पान करके हमारे पास अवेलेबल है 10 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज को ऐसे कितने ब्लॉक में तोड़ सकते हैं? ठीक है, अब बताओ दूसरा क्वेश्चन कौन सा था जिसमें उल्टा था केस? सर वो नीचे जो PDF भेजिए वो खोल लीजिए, उसमें सारे हैं सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन। मिली खुल रही है। ये क्या है? सेमीकंडक्टर? ये तो सेमीकंडक्टर है, इसमें कम्युनिकेशन थोड़ी होगा। इसी में दोनों क्वेश्चन एंड 20 दोनों मिक्स्ड है। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन दोनों मिक्स है। 82 वाला 23। हाँ ठीक है, 23 देखो, एक मिनट फिर मुझे शेयर करना पड़ेगा। सर देख रहा था। सर शेयर्ड तो था। ओके चलो। हाँ तो कौन सा 23? 1200 नैनोमीटर है ना। Only 2% of source frequency is available for TV transmission having a bandwidth of 5 megahertz. ठीक है। Number of TV channel that can be transmitted, तो 2% of source frequency, तो इसको फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करो 1200 नैनोमीटर को। ठीक है, लैम्डा F इज इक्वल टू C। क्या लिखा है? लैम्डा F इक्वल टू C। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी। कितनी आई फ्रीक्वेंसी बच्चे की? 3 × 10⁸ अपॉन 1200 नैनोमीटर। नैनोमीटर ही है, बहुत बड़ी नहीं आएगी। तो आंसर वो वैसा चाहिए 10 की पावर 1/400, 10 पे 17। हाँ ठीक है, इसका 1000 अलग कर लो। 25 × 10 पे 13।
10 पे 13, 25 इंटू 10 पे 13 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। 5 मेगा हर्ट्ज का बैंडविड्थ है, तो 5 इंटू 10 पे 6, तो यही नहीं आ रहा आंसर? 2%। इसका 2% है। ओके ओके ओके। 25 इंटू 10 पे 13 का 2% ही अवेलेबल है, बाय 5 इंटू 10 पे 6। तो इससे नहीं आ रहा है आंसर? इसी से सर तो इसी से आ ठीक है, तो आ गया ना 10 पे n में सीधे आ गया ये तो आंसर। ठीक है, क्योंकि 25 से 4, 2 से 2, 10, 10 पे 6। सर हाँ, सर और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का 2% करने का क्या मतलब है? मतलब हमारे पास अवेलेबल इतनी फ्रीक्वेंसी है, ये है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकता है। मतलब इसकी लिमिट क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ये इसकी लिमिट है। अच्छा। लेकिन हम इसका 2% ही यूज करेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी अवेलेबल है ये। अब उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, ओके। और कोई? 25 वाला 25 What among the following is a correct regarding dependence of voltage gain? ये अभी 25 ये तो उसका है ना, ट्रांजिस्टर है ना। यस सर। अभी तुम ये बताओ इसकी जिसकी बात चल रही है। नहीं, अच्छा, इसमें बोल रहे थे कि कहीं उल्टा दिया है, कहाँ उल्टा, कौन सा दिया है? नहीं सर उल्टा नहीं था। ठीक है, तो समझ गया ना ओवरऑल हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और बैंडविड्थ क्या है, डिवाइड कर दो, इंटीजर जो आंसर है वही हमारा आंसर। ठीक है, मतलब ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। सर 38 वाला 38 frequency of reflection of sky wave n max is maximum electron density at the layer of iron. On a certain date is observed that frequency higher than are not received by reflection. n max की वैल्यू 8 log। सीधे फॉर्मूला छापने से नहीं आ रहा है जो लिखा है इन्होंने। सर आ रहे जो उन्होंने लिखा है वही छाप दो ना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो? सर ये फॉर्मूला वैसे याद करना है? नहीं ऐसे दिया है। नहीं करना है, मैंने पहली बार देखा फॉर्मूला, नहीं करना यार। चलो, तो हो गए ये कम्युनिकेशन में कहीं डाउट? 58 वाला और 58 43 वाला सर 43 परसेंटेज 43 58 में बताना क्या? 58 में ये परसेंटेज मॉड्यूलेशन समझ नहीं आ रहा। वही AC माइनस AM अपॉन AC, सॉरी वो म्यू जो होता है ना उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, AM बाय AC AC into 100। अच्छा ठीक। और ये हमारा AM 43 वाला AC माइनस AM लिखा है, ये बड़ी हाइट जो है वो AC प्लस AM है। कौन सा 43? यस सर। Diode AM detector with output circuit be more suitable for detecting। ये कहां से आ गया ये क्वेश्चन? ये नहीं कर पाओगे बेटा। सर यही आया था, ये पूछा था ग्रुप पे भी। पता नहीं ये तो बस क्या करेंगे हम, इससे टॉ निकालेंगे, टॉ से फ्रीक्वेंसी आएगी, 1/टॉ करोगे कुछ हाँ सर। ऑर्डर मिल जाएगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना काफी बड़ी होनी चाहिए इससे, सर ये लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बड़ी होनी चाहिए? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली, बस वही ऑप्शन मार दिया था पेपर में। ये आता है 1 आ रही थी। और ये 1/2 फ्रीक्वेंसी कैसे बोली? 1 से काफी बड़ी ये होता है, ये नहीं है अपने सिलेबस में, नहीं है ये चीज। बताया था आपने एक बार। नहीं बताया, कभी नहीं बताया ये, तो डायमेंशन से देखा था कि नहीं कभी नहीं बताया मैंने। करंट कांस्टेंट डीसी की लगता है वो एसी करंट। अच्छा, डीसी की तरह ये करना है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 1 हर्ट्ज। हाँ 1 आ रहा था सर, 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज। ये बोला तो इससे काफी बड़ा चाहिए, चेन्नई तो लगवा आंसर दिल्ली हो गया। एक ही आंसर। पर ये क्या है सर? ये पहली बार नहीं कुछ नहीं है सिलेबस में, नहीं है ये, भगवान जाने कहां से दे रहे हैं, है ही नहीं ये सिलेबस में। सर बहुत सारी चीजें हैं सर ऐसे। ये कुछ नहीं कर सकते ग्रुप पर इसका, तो क्वेश्चन भेजे। इसका कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ याद भी करने का मतलब नहीं है, ऐसे क्या क्या याद करोगे? नहीं ये नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, कहीं नहीं है ये। ठीक है, तो छोड़ो।
सर ग्रुप पर क्वेश्चन देख लीजिए, है ही नहीं ग्रुप मेरे पास, वही टेलीग्राम वाला। कुछ नहीं आया, खाली पड़ा है ग्रुप। सर आपको भेजा था वो बता दो। लोड नहीं हुआ क्वेश्चन, फिर से रीलोड कर रहा हूं, देखता हूं। अब आया। कशिश, what is the modulation index of FM signal having a carrier frequency when modulating signal? सर ये एफएम वाला था, ये वाला। FM तो अपन के में था ही नहीं यार, ये क्या हो रहा है यार, ये पागल आदमी है क्या है। FM का मॉड्यूलेशन इंडेक्स का तो फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता, FM सिलेबस में ही नहीं था। ये क्या है, पता नहीं, नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं है एफएम का मॉड्यूलेशन। हाँ नहीं है सर। ये लोग कहाँ से बनाते हैं, कहीं से भी। खत्म हो गया, एंड में कुछ भी दे रहे हैं अभी लोग। ये गेट के क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं, ये गेट के क्वेश्चंस हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ वो गेट समझ गए, वो वाला जो इंजीनियरिंग में एमटेक के लिए होता है, उसके क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, ऐसे हम क्या क्या याद करेंगे। एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेल्टा एफ बाय एफ है। अजीब सा है ये तो, एच पता नहीं क्या है, विकिपीडिया पे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत गंदा है तो सॉल्यूशन भेजना है। नहीं छोड़ो, इग्नोर मारो, क्या याद करेंगे उसको, इग्नोर मारो उसको। एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं करने वाले इसको। सर कुछ अलग से डिफ्रैक्शन पैटर्न भी आ रहे थे। डिफ्रैक्शन में आऊंगा, डिफ्रैक्शन अगर होगा तो मैं बता दूंगा। ऊपर क्वेश्चन देख लो। कौन सा, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स? हाँ सर, क्लब ने ये कैसे बताया कि 2000 होगा? बता रहा हूँ, खुल तो जाए, इतना ही सा दिखेगा। सर वो पहले सिलेक्ट कर, अब तो मैंने बड़ा कर लिया जी। अ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एएम रेडियो स्टेशन इज 250 व्हिच इज 10% ऑफ कैरियर। तो कैरियर हो गया 2500, ये हो गया 250। अनदर एएम अप्रोचेस फॉर द लाइसेंस, ठीक है, तो ये हो गया 2500। तो तुम्हारे पास मतलब 2500 है, मींस तुम्हारे पास तीन फ्रीक्वेंसी है, 2250, 2500, 2750। ये झिल गया? हाँ सर। ये तुम्हारा करंट बैंड है, करंट एलोकेटेड बैंड, ये तुम एलोकेट कर चुके हो। अब तुम्हें नेक्स्ट बैंड भेजना है, आया? अब नेक्स्ट बैंड में तुम 2500 के हिसाब से जैसे तुमने भेजा, तो इससे 250 ऊपर उसका सेंटर ले लो। 250 ऊपर पे क्या आएगा, 3000, 290 या 250 नीचे ले लो तो क्या आएगा, 2000। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। अब इससे 250 नीचे और 250 ऊपर, तो 2250 से लेके कितना, 1750 के बीच में ये आ गया, और ये 2750 से 3250 के बीच में ये आ गया। क्या ओवरलैपिंग है? नहीं है। नहीं। इसका मतलब हम 3000 से ऊपर कुछ भी दे दें, 2000 से नीचे कुछ भी दे दें, चलेगा। ठीक है, तो अब देखो 2000 या 2000 से नीचे चलेगा। 2900 पे गड़बड़ हो जाएगा। देखो 2900 पे जो आएंगे, एक 2650 आएगा और 2650 इसके अंदर घुस गया, तो ये डिस्कार्ड हो गया। 2250 का जो अपर करते 2500, वो ये यहाँ आ गया। 2750 का लोअर, ये डिस्कार्ड हो गया। कि 2250 से 2750 के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए उसका, जैसे उसका ना लोअर साइड बैंड ना अपर साइड बैंड। ठीक है, हाँ, उनके बीच में इसमें आपने एफएम सेम क्यों मान लिया अगले वाले का भी? एफएम मतलब वो 10%, कितना सा अंतर आएगा? तो तुम 10% निकाल लो ऑप्शंस में से सबके। तो 10% ही होगा वो सबका? नहीं तो 10% मानो या 250 मानो, दोनों में ही एक ही आंसर आ रहा है।
हाँ मतलब इन दोनों में से ही क्यों माना, मतलब कुछ और भी हो सकता था ना। अरे लिखा है ना क्वेश्चन में, मॉड्यूलेशन 250 हर्ट्ज है। सर या सर तो तुम ये सही मानो वो सबके लिए, या सबका 10% मान लो। ठीक है सर। ओवरऑल ओवरलैपिंग नहीं करनी है कि अभी हमारे पास 2250 से लेके कितना 2750 के बीच की बैंडविड्थ थी, तो अगला जो भी लोगे ना वो इसमें ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर 2900 ले लिया तो इसमें से जो 2650 से लेके 3150 आता, ये इसके अंदर आ गया, इसीलिए डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ही ये 3 डिस्कार्ड हो गए, सिर्फ बचा आखिर। सर ये आपने 2250 और 2750 कैसे लिखा 250 सर? मान लिया ना सबका, 250 जोड़ दो, 250 घटा दो इसमें से? एएम को। हाँ अच्छा ठीक है सर। या 250 लिखो या 10% लिखो, अंतर नहीं आएगा, दोनों में एक ही ऑप्शन आ रहा है आगरा। ओके सर। मैंने माना एएम की मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सेम है, कैरियर वेव बदल रहे हैं। ठीक है, यस। चलो फिर ये बियॉन्ड स्कोप आ गया 19। मेंस में आया ये था। तो आपने बोला था बियॉन्ड दिस। फिर से बोल रहा हूँ बियॉन्ड स्कोप वही है, आरसी से निकालो और उससे बड़ा होना चाहिए। हाँ 1 अभी लिखा था ना, 1/RC से फ्रीक्वेंसी काफी बड़ी होनी चाहिए, यूज यही करना है, लेकिन चीटिंग है। चलो ट्रांजिस्टर पे आ जाओ। सर फिर तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी का, वही सही होगा हमेशा, क्योंकि सिंगल कलेक्टर। हाँ तो ये पता होना चाहिए उससे बड़े चाहिए हमें आंसर। हाँ बिल्कुल, जो सबसे बड़ा है वही सही होगा। चलो अब अपन आते हैं काय पे, किधर गया मेरा वो आइटम, मिल गया, सेमीकंडक्टर। अब देखो अच्छे से सुनना, पिछली बार मैंने कहा था आखिरी बार है, ये बार असली में आखिरी बार है। सर बस एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ सर। अब सर शांत आप हो जा बिल्कुल। अरे रुक जा रे, ओके सर। अब ये हो जान दो, बाद में पूछना। देखो इसी से रिलेटेड था। सेमीकंडक्टर में कुछ चीजें क्या था बोल दो, अच्छा तुम नहीं तो बाद में सर परेशान। आप एक बार ये बता दो कि ट्रांजिस्टर को जो है ना नैंड गेट और नॉट गेट और गेट को कैसे कन्वर्ट करें सर? ये कहाँ आ रहे हैं, क्वेश्चन दिखाओगे तब ये करूंगा। 2019 के जेई मेन पे आए थे, मतलब क्वेश्चन तो दिखा देना, मैं बता दूंगा। वीडियो डाल रखी है। लेकिन कैसे दिखाऊं, मेरे पास क्वेश्चन दिखा देना फिर बता दूंगा। तो अब ये तो होने दो, ये तो शुरुआत हुई ना। ओके सर, बता रहा था बस आपको मैं। हाँ हाँ, तो देखो पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा अगर तुमने ये डायोड समझ लिया। ठीक है, डायोड में सिंपली क्या है कि जब फॉरवर्ड करते हैं और जब रिवर्स करते हैं तो अंतर क्या आता है। ठीक है, रिवर्स करते हैं तो डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो जाता है, और जब न्यूट्रल होता है तब क्या होता है। चलो पहला जब न्यूट्रल था तो क्या हुआ, यहां पे पी के पॉजिटिव इधर जमा हो गए, एन के नेगेटिव इधर। ये पक्का समझ में आता है। यस सर। ये बैरियर है और लगभग 0.6 या 0.7 वोल्ट का बनता है। ठीक है, तो अगर इसको ये फॉरवर्ड किया हमने, तो फॉरवर्ड करने के लिए जो हमने बैटरी लगाई, मेक श्योर इट इज मोर देन 0.7 वोल्ट। ये फील आया? यस सर। 0.7 वोल्ट से बड़ा होगा तो इस बैटरी को खत्म कर देगा और करंट कंडक्ट करने लगेगा, और अच्छा खासा करंट जाने लगेगा मिली एम्पियर के ऑर्डर का, और इसका रेजिस्टेंस काफी छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो करंट जाएगा वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का आएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस लार्ज है और करंट ना के बराबर है। यहां फर्क नहीं पड़ता है वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो क्यों ना हम वोल्टेज का करंट के साथ फॉरवर्ड बायस में ग्राफ देखें, तो ये कुछ ऐसा था। ये ग्राफ बहुत ही काम का, 0.7 वोल्ट लगभग, पक्का समझ गए। 0.7 से नीचे ऑलमोस्ट करंट खत्म है, 0.7 से बड़े में करंट अच्छा खासा है। क्लियर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वी फॉरवर्ड मतलब ड्रॉप ऑन डायोड, जैसे इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दो सीरीज में, ड्रॉप ऑन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0.7। आ गया समझ? क्योंकि ये ऑलमोस्ट लाइन वर्टिकल आ गई, तो प्रैक्टिकली 0.7 वोल्ट ही लगभग इस पे ड्रॉप आएगा। पहली चीज फील आई? यस सर। मतलब क्वेश्चन ये है,
पहला कि ये मान लीजिए होता 0.5 वोल्ट, ये होता 10 ओम, तो अब इस पे कितना ड्रॉप होगा? तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे हो जाएगा और करंट आएगा 0। फील आया? यस सर। यस सर। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां लिया 2 वोल्ट, तब इस पे ड्रॉप कितना आएगा? 0.7। और बचा हुआ ड्रॉप 1.3 इस पे आएगा। तो करंट मिल गया अब हमें, तो 1.3 बाय 10 एम्पियर ये करंट है। तो जो एलईडी के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एलईडी का क्वेश्चन आया तो वो ऐसे सॉल्व होगा, है ना। एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज दिया होगा कि कितना वोल्टेज पे काम करती है, उतना वोल्टेज एलईडी पे, बचा हुआ रेजिस्टेंस पे। तो फॉरवर्ड में बड़ा आसान सा है कि ये वो केस है जब इसका रेजिस्टेंस भी लार्ज था, ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कंडक्ट करने लग गया जो ही वोल्टेज 0.7 से बड़ा हुआ। मतलब 0.7 से छोटे पे ये इंसुलेटिंग है, 0.7 से बड़े पे कंडक्टिंग है। और वो कंडक्टिंग इस तरह है कि अपने अक्रॉस 0.7 ही रखेगा, बाकी ड्रॉप किसी और को दे देगा। क्लियर? यस सर। जो एलईडी का केस था, हाँ सर उसमें जैसे वॉयलेट का सबसे नीचे बनता है। अरे यार फिर अभी टॉपिक मत बदलो यार, मत बदलो, कंफ्यूज मत करो दूसरों को और खुद को भी। पहला पॉइंट ये समझ लो, पक्का समझ गए? फॉरवर्ड में सीधा मतलब ये रट मारो कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि 0.7 वोल्ट से कम पे कंडक्ट नहीं करता बिल्कुल, मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन जो ही 0.7 से बड़ा हो जाता है इसका रेजिस्टेंस, जीरो नहीं कहना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस तो अपने आप निकल के आएगा इससे। ये समझ में आ गया? जैसे डायोड का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिस्टम से करंट पता है, डायोड का ड्रॉप पता है, दोनों को रेशो लोगे तो ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा ये रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस है, ड्रॉप और करंट का रेशो। समझ गए? लेकिन एक और रेजिस्टेंस होता है डायनेमिक एसी, जो कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है। ये रेजिस्टेंस एसी है। और रेजिस्टेंस डीसी क्या है? वी बाय आई। फील हुआ? और वी बाय आई कौन सा? जैसे 0.7 वोल्ट और करंट कितना था, ये डिवाइड किया, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। सर तो पर यहाँ डायोड डेल्टा के डायनेमिक और डीसी दोनों निकाल लोगे। सर हाँ यहाँ पे डेल्टा क्यों लेते हैं आरएसी में? यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब एक तरह से तो डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस है। होनी तो लो ऑलरेडी डेफिनेशन हम डिफाइन कर ही चुके हैं ना एक बार। अच्छा, मतलब ये तो आरएसी नया नया ही निकाला डिफाइन है कर रहे हैं ना, नया डिफाइन किया है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन में जरूरत पड़ती है इसलिए। सर चेंज लेंगे किसके लिए? अरे डेल्टा आई ग्राफ में देखो, ये और ये का रेशो, चेंज का रेशो, एक तरीके से इंस्टेंटेनियस लो। आ गया फॉरवर्ड में समझ में? यस यस ठीक है, फॉरवर्ड में न्यूमेरिकल भी शायद समझ में आ गए होंगे। अब रिवर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है, ग्राफ याद रखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी पड़ेगी। रिवर्स में क्या है, इसमें करंट जो जाएगा कि अब मैं करंट के साथ वोल्टेज के साथ करंट का ग्राफ बना रहा हूं रिवर्स में, और ये बना ऐसा। ठीक है, और खास बात ये है कि इसमें ये जो निकला है ये करंट माइक्रो एम्पियर का है, और जरा फील करो ये रफली कांस्टेंट है, ये वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कुछ देर के लिए भले डिपेंड किया, लेकिन काफी जल्दी ये रफली करंट कांस्टेंट हो गया है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे याद रखो, रिवर्स बायस में करंट कांस्टेंट है और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज कांस्टेंट है। तो कि इसमें वर्टिकल लाइन बन रही थी, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की तरह याद रखो, वजह नहीं ढूंढो इसकी। नहीं सर, वो पॉइंट जो है वो ब्रेकडाउन वाला पॉइंट है। नहीं ब्रेकडाउन तो इधर होगा यार, ब्रेकडाउन पे तो फिर वर्टिकल हो जाता है। हाँ, पर फिर एक और पॉइंट भी है एवलांच, वो तो जीनर ब्रेकडाउन। अरे वो जीनर ब्रेकडाउन तो कुछ और चीज है ना यार। हाँ मतलब हाँ ठीक है। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो मैक्सिमम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो टर्म। हाँ वो तो ये करते करते लिमिट हो गई और ये ब्रेकडाउन हो गया। अभी तो हम बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड है। रिवर्स में हमेशा रोक रहा है, फॉरवर्ड में हमेशा फ्लो कर रहा है।
मतलब फिर फॉरवर्ड इसको बायस नी की बात करंट यही कह सकते मतलब हैं। नहीं, नी करंट नहीं, नी तो मतलब एक वोल्टेज, क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा दिया था। नी करंट, हाँ नी सर, हाँ वोल्टेज। मतलब उनने कुछ नी बोला था कि मिनिमम करंट भी जाना चाहिए कुछ। नी किसमें? करंट दिया था जेनर डायोड। रिवर्स बायोस, रिवर्स में ही था जीनर और होगा, उसमें नी जीनर करंट होगा। दिया था। अब रुक जाओ, जीनर डायोड जब क्वेश्चन करेंगे तब देखें। हाँ चलो ये आ गया समझ में, बस ये दो चीजें ध्यान रखना, इसमें करंट रफली कांस्टेंट है, इसमें वोल्टेज रफली कांस्टेंट है, ठीक है, आ गया, यस सर। ठीक है। अब हमने इन्हीं पे तीन चीजें पढ़ी, एलईडी, जीनर, फोटोडायोड। एलईडी का फॉरवर्ड बायस में था तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या था, एच एफ इज लेस देन और इक्वल टू एनर्जी गैप। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन था और इसमें ये लाइन बनाना बहुत जरूरी है। और फोटोडायोड हमारी लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहा था, तो ये था, ठीक है। और ये इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो फोटोडायोड रिवर्स में ऑपरेट होता है, जीनर डायोड रिवर्स में ऑपरेट होता है, लेकिन ये खास बात ये चीज बनानी पड़ेगी, एलईडी हमारा फॉरवर्ड में ऑपरेट होता है, इसीलिए फॉरवर्ड का बनाया, इसमें रिवर्स का बनाया, इसमें रिवर्स का बनाया। तीनों याद है? ठीक है, हाँ। बस एलईडी देखो, रिवर्स वाले ये जीनर वाले में जो सर्किट आते हैं वो वैसे मैंने काफी एक्सप्लेन किया था उन सबको, शायद याद हो आपको, कि यहां से वोल्टेज इन लेंगे, यस सर। यहां से वोल्टेज आउट लेंगे, कुछ ये लोड होगा, हाँ सर। है ना। यस तो सर, पता है, जो इसका जीनर होगा ना, वही का वही ड्रॉप इस पे आ जाएगा, यस लोड सर। पे आ जाएगा। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बचा हुआ ड्रॉप लेने के लिए, ये यस रेजिस्टेंस बचा हुआ ड्रॉप लेगा। जीनर जैसे से भी वी करंट पास जीनर होगा। अगर 6 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, तो बचा हुआ 3 वोल्ट तो कहीं तो करना है, तो 3 वोल्ट हम यहां करेंगे, ठीक है। पक्का याद है, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं? यस सर। यस सर यार। उस करंट ठीक में क्लोजर कर रहा है ना। है, हाँ। फोटो डायोड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एलईडी में कुछ नहीं आएगा, फोटो डायोड में बस हाँ, ये अगर आएगा तो ऐसा वाला आएगा, ये जो लाइट गिरा रहे हैं अच्छा। वो इसका ब्रेकडाउन कर दे, ठीक है। आ गया समझ? यस सर। यस। चलो अब हम वापस आते हैं अपने सादे डायोड पे। फिर से मैं फॉरवर्ड और रिवर्स में बात कर रहा हूं कि जब ये फॉरवर्ड है तो ये देखना, फॉरवर्ड बायस सपोर्ट्स मेजॉरिटी कैरियर्स, आ गया समझ में, अपोजिस माइनॉरिटी, क्लियर। मेजॉरिटी मतलब डिफ्यूजन, माइनॉरिटी मतलब ड्रिफ्ट। ये पॉइंट समझ में आए? यस। इसका मतलब इसके केस में डिफ्यूजन करंट इस तरफ है, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट इस तरफ है, बचकुंटा सा ड्रिफ्ट, ठीक है। और जब रिवर्स में किया हमने Pn, तो इसमें ड्रिफ्ट इस तरफ है, डिफ्यूजन इस तरफ। एरो की लेंथ समझ में आई? सपोर्ट्स माइनॉरिटी, ये ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अपोजिस मेजॉरिटी डिफ्यूजन को। ये आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट की, कि डिफ्यूजन को जो मदद कर रहा है, जैसे P से N, P में ढेर सारे होल्स थे पहले वाले में, ढेर सारे होल से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, ये नेचुरल टेंडेंसी है इस तरफ जाने की, और अगर उसको सपोर्ट करोगे तो बहुत सारे एक साथ जाएंगे। लेकिन यहां बैटरी जो है वो नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट है, क्लियर। और बैटरी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट है, इसीलिए करंट कम है, क्योंकि बैटरी ने कहा कि P इस तरफ से इस तरफ जाओ, लेकिन इसने कहा मेरे पास तो P बहुत कम है, तो इसने कहा जितने हैं उतने जाओ, तो काफी कम चार्ज गए। इससे कहा कि P इधर से इधर जाओ, इसने कहा मेरे पास तो बहुत P है, मजा आ गया।
पहले ये फील करने की कोशिश करो कि आखिरकार ये चार्जेस बदल क्यों रहे, ठीक है। और जब जब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और ड्रिफ्ट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है। ये है टर्म्स, ये देख लो अच्छा। सर एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ सर ये जो फॉरवर्ड वाला है, हाँ, उसमें हमने बैटरी तो बड़ी लगाई हुई है बैरियर से, तभी फॉरवर्ड फ्लो होता है, तो फिर ड्रिफ्ट करंट आएगा ही क्यों? मतलब वो खत्म हो गया होगा ना बैरियर वाला रीजन। तो क्या रिवर्स बायस में वो ड्रिफ्ट, फॉरवर्ड में ड्रिफ्ट क्यों आएगा ये कह रहे हो ना? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटते रहेंगे ना टेम्परेचर के कारण, उनको थोड़ी रोक पाओगे तुम। सर ड्रिफ्ट तो कोवेलेंट उसकी बॉन्ड तो वजह से रैंडम था ना, वो प्रोसेस से टूट ही रहे हैं। बैरियर पोटेंशियल बन था। हाँ, वो तो क्या था कि बैरियर रोक रहा था इसे। अरे तो कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटेंगे उनको भी तो खींचना है हमें। ड्रिफ्ट करंट कम हो गया है, काफी कम, चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया है वो, लेकिन है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होगा। निगलेक्ट कर दो भले चाहे, अब यहाँ खुद ही सबसे बड़ा था तो निगलेक्ट कैसे हो जाएगा? ठीक है सर, मतलब वो एकदम ही खत्म नहीं हुआ है ना। मतलब डिप्लीशन रीजन ऐसा नहीं होता कि एट अ सडन खत्म हो जाता है, कम होता रहता है। इसीलिए तो ये ग्राफ प्योर वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है सर। डिफ्यूजन वाला भी खत्म नहीं होता पूरा? हाँ, डिप्लीशन पूरा खत्म नहीं होता। नहीं, वो जैसे रिवर्स बायस में भी ऐसे जो डिफ्यूजन करंट है वो भी पूरा खत्म नहीं होगा? हाँ, पूरा खत्म नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ तो माइनॉरिटी है ही ना। क्योंकि ये मतलब कुछ तो जाएंगे ही एक जगह, एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन वो काफी कम है। मतलब ये समझो कि हम जिसकी मदद, जो मेजॉरिटी है उसकी मदद करोगे तो ज्यादा जाएगा, माइनॉरिटी की मदद करोगे तो कम मदद मिलेगी। नहीं सर, डिफ्यूजन क्यों जाएगा? वो तो डिफ्यूजन रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट क्यों होगा? सिर्फ ड्रिफ्ट ही तो होना चाहिए। डिप्लीशन रीजन है ना, डिप्लीशन रीजन तो है ना यहाँ भी, यहाँ तो और पावरफुल है। तो वो ड्रिफ्ट हाँ को सपोर्ट करेगा। हाँ, उसने ड्रिफ्ट को सपोर्ट किया और इसने डिफ्यूजन को सपोर्ट किया। इसने बैटरी ने डिफ्यूजन को सपोर्ट किया। बैटरी डिफ्यूजन को सपोर्ट करती है, और जो क्या ये बीच में क्या बनता है तो उल्टी लगी है ना डिप्लीशन, रुको तो, डिप्लीशन रीजन ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ बैटरी ने कहा हम डिफ्यूजन को सपोर्ट करेंगे, तो डिफ्यूजन में इसने कहा कर लो, बैटरी ने कहा मैं पी यहाँ के पी इधर भेजूंगा, तो इसने कहा मेरे पास गिने चुने हैं, भेज लो। तो गिने चुने तो है ना, एन टाइप में क्या होल्स बिल्कुल ही मिसिंग है? एन टाइप में होल्स थे ना, तो जितने होल्स थे उतने जाएंगे। समझ गया। हम शायद थोड़ा गलत समझ रहे हैं। हाँ सर, वो डिफ्यूजन समझ गया, वो डायरेक्शन डिफ्यूजन मेजॉरिटी का नहीं होता है ना नेसेसरीली। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब डिफ्यूजन सिंपली क्या है, पी से एन जाना डिफ्यूजन है। तो फिर सर वहाँ आपने डायरेक्शन उल्टी बना दी। कहाँ? यहाँ रिवर्स बायस में एन से पी जा रहे हैं ना। ऐसा है क्या? हाँ ठीक। और वो, हाँ, वो ड्रिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट सही तो है, डिफ्यूजन इधर है, सही है। देखो डिफ्यूजन इधर है, ड्रिफ्ट इधर है। पर आपने बोला पी से एन जा रहा है। हाँ, तो डिफ्यूजन पी से एन को ही तो अभी भी कह रहा हूँ मैं। पर बैटरी तो अपोज कर रही है उसे सर। तो क्या बैटरी तो एन से पी कर रही है? हाँ, इसीलिए तो मेजॉरिटी वाले नहीं गए ना। हाँ, मैं इसलिए ओके, तुम्हें वो एरो मतलब फाइनली है या वो टेंडेंसी है, बस तुम इतना समझो। वो मैंने एरो मतलब टेंडेंसी बनाई थी कि किसकी टेंडेंसी किस तरफ है। अभी फिलहाल ये समझो कि ये बैटरी क्या कर रही है कि इसके पी को इधर भेजना चाह रही है, इनके लिए मदद करेगी, लेकिन ऐसे पी बहुत कम है, तो काफी कम करंट जाएगा डिफ्यूजन की वजह से। इसकी वजह से करंट काफी कम है, जो करंट आना है ड्रिफ्ट की वजह से आना है, और वो भी काफी कम। हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब डिफ्यूजन करंट आ क्यों रहा है वहाँ पे? अरे यार है ना इस पे, अरे यार
इस पे होल्स है ना, हाँ सर, तो वो ड्रिफ्ट करंट है ना सर, वो तो जो आपने बोला ये कम है, ये तो ड्रिफ्ट करंट है। कौन सा जो आप अभी समझा रहे थे? ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जो डिप्लीशन रीजन है वो दूसरा वाला है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी से नहीं है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का मतलब। जो बैटरी करंट कंडक्ट का मतलब बढ़ाएगी वो डिफ्यूजन वाला है, और जो खुद से बनना चाहेगा वो ड्रिफ्ट है। तो तुम जो समझो ऐसा था, पहले फॉरवर्ड में समझो पी से एन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो मूव कर रहा है वो डिफ्यूजन था एक्चुअली। तो दिक्कत क्या थी कि हमने डेफिनेशन यहां बना दी थी और यहां डेफिनेशन ऑब्वियस थी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो जा रहा है वो डिफ्यूजन है। तो पी से एन जाना ये डिफ्यूजन है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना वो ड्रिफ्ट है, ये इसमें था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि यहां बैटरी ऐसी पी एन, ये बैटरी ऐसे मदद कर रही है, इधर भेज रही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पी भेज रही है। कंसंट्रेशन इस तरफ था, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बैटरी कह रही है कि तुम तो उल्टे जाओ। ये हुआ और हमने उसी को डिफ्यूजन नाम दे दिया। ठीक है, और ड्रिफ्ट क्या है? जो बीच के रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते, टूटते किसी वजह से, और वो जो स्वीप होंगे उसको हम ड्रिफ्ट करंट कह रहे हैं। तो ये नए पैदा हो रहे हैं। ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है और इनको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको मूव करा दे रहा है। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसा था। अब अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन गया तो ये पॉजिटिव इधर गया, नेगेटिव इधर गया। ठीक है, ये ड्रिफ्ट करंट है और मेनली करंट इसी की वजह से है, लेकिन ये खुद भी काफी कम है, इसीलिए माइक्रो एम्पियर में। यहां मेन हम डिफ्यूजन लिखेंगे, ड्रिफ्ट निग्लेक्ट कर दो, और यहां सिर्फ ड्रिफ्ट लिखो, डिफ्यूजन निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, बस वो टर्म्स हैं। तो जो टूट रहा है यहां उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करा रहा है, उसका खुद का। चलो अब देखो ट्रांजिस्टर में क्या होना है। एनपीएन ही लेता हूँ, यही कॉमन है और कॉमन एमीटर ही सिलेबस में है, बस एक ही है, तो बाकी हमें नहीं पढ़ने हैं। हाँ, उसी के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कॉमन एमीटर अकेला है सिलेबस में। सर वो भी बता देना, वो सी और सी भी, वो पता नहीं क्या क्या नाम है। हम तो लो। हाँ, एनपीएन पहले तो सिंबल अच्छे से समझ लेना कौन सा है। तो ये पक्का एमीटर है क्योंकि एरो बना है, ये पक्का बेस है, ये पक्का कलेक्टर है। यस सर। ठीक है, और ये एनपीएन है या पीएनपी है, ये समझना बिल्कुल आसान है। बाहर निकल गए। एनपीएन एमीटर बेस कलेक्टर, इस वाले को हम फॉरवर्ड रखते हैं yes. और पीएनपी तो कलेक्टर बेस एमीटर, इसको फॉरवर्ड रखते हैं। अब अगर हम इसको फॉरवर्ड रखते तो करंट पी से एन जाता और इसमें पी से एन ऐसे जाता। सोचो। यस सर। तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये पी एन है, पी से एन की तरफ जा रहा है। आ गया समझ में? यस सर। तो ये फॉरवर्ड बायस के हिसाब से, ये तो हमने क्या किया, फॉर्मूला वो सिंबल याद कर लिया कि कैसे होगा। जिस पे एरो बना वो एमीटर है और एमीटर से बाहर जाएगा। ठीक है? यस सर। अब पहले ये समझो कि सादा डायोड जैसे ये होता पीएनपी, सादा ट्रांजिस्टर, ये कुछ और नहीं ये है। ठीक है, तो अगर आप इसके और इसके अक्रॉस बात करोगे, इसके और इसके अक्रॉस बात करोगे तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, करंट फ्लो नहीं करेगा। आ गया समझ में? यस सर। एमीटर और कलेक्टर पे, तो अगर आपने एमीटर और कलेक्टर पे बैटरी लगा रखी और कैसी भी लगाओ, ऐसे, चाहे बैटरी ऐसी लगाओ चाहे बैटरी ऐसी लगाओ,
करंट तो दोनों में ही फ्लो नहीं होना है। आया समझ में? यस सर। लेकिन अगर मैंने बैटरी यहां लगाई तो ये फ्लो कर जाएगा, देखो। आया समझ में? यस सर। ऐसे लगाई तो नहीं करेगा। यस सर। मतलब अगर आपने बेस कॉमन ले लिया है और फिर बैटरी का टर्मिनल कहीं चिपका रहे हो, तो जैसे बेस पे आपने ग्राउंड कर दिया, बैटरी का एक टर्मिनल ले लिया, दूसरा बैटरी का टर्मिनल एक बार इधर जोड़ा या दूसरी बार बैटरी का टर्मिनल इधर जोड़ा, दोनों में ही करंट फ्लो कर जाएगा। मतलब दो में से एक में करंट फ्लो कर सकता है अगर बैटरी सही लगी तो। नहीं, ऐसे में फ्लो करेगा, ठीक है? ऐसे में फ्लो कर जाएगा क्योंकि सिंगल डायोड है तो कर ही सकता है ना, ऐसे सोच लो। तो ये तरीका है पता करने का कि उन तीन टांग में बेस कौन सा है, ठीक है? इमीटर कौन सा है, तो इमीटर पता करना मुश्किल है, तो उसके लिए टांग लंबी होती है, लंबी टांग जो सबसे लंबी होती है वो इमीटर होती है। तो लिख देते हैं या लिख देते हैं, या लिखा होता है, EBC लिखा होता है। चलो आ गया समझ में यहाँ तक? तो ये तो सिंपल सा एक डायोड है। अब होता क्या है इसमें, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि हाँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। ऐसा, ये ज्यादा मोटा बना दिया, बेस और भी पतला होता है। ये बेस, इमीटर, कलेक्टर, ये ऐसा होता है। और ये यहाँ से 3 पॉइंट निकले होते हैं, ये होता है ट्रांजिस्टर जैसा। ये आया समझ में? इसको और यस सर। और पतला करें। अब देखो, इससे याद रहेगा कि देखो बेस सबसे पतला है, कलेक्टर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एरिया, हीट डिसिपेशन क्योंकि, याद है? इमीटर मॉड बीच का है कुछ, ये काफी थिन है, और इसका एरिया इसका डोपिंग लाइट है, और ये हमारा थिन है, इसकी डोपिंग हैवी डोपिंग है। और कलेक्टर की कुछ भी कर सकते हैं, लाइटली भी कर सकते हैं, मॉडरेटली भी कर सकते हैं, कुछ भी, मॉडरेट कुछ भी, फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। समझते हैं कैसे? देखो करा क्या हमने, मान लो मैं NPN ले रहा हूं, ठीक है? तो NPN हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें होल्स हैं मात्र 2-4, है ना? इसमें भी ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन्स हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमने क्या किया, इस हिस्से को फॉरवर्ड बायस कर दिया, और अगर ये वाला हिस्सा फॉरवर्ड बायस है तो इसकी ये वाली डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया या कम हो गया काफी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे धक्का लगने लग गया ऊपर की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पूरा ग्रुप ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यस सर। ये फील आया? यस सर। लेकिन जब ये यहाँ जाएगा और अगर होल से टकरा गया तो कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा तो डिफ्यूजन करंट बनेगा। तो हर एक कॉम्बिनेशन पे यहां से एक नया इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रल करने के लिए वापस आएगा। ये फील आया? यस सर। होल्स आएंगे ना, होल्स, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा या होल वापस आएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन जरा सोचो, ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे थे और होल हमारे पास थे मात्र गिने चुने 2-3 ही। अब ये अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉलिजन के चांस बहुत कम है, गिने चुने इलेक्ट्रॉन ही इससे टकराएंगे। और हर एक डिफ्यूजन के साथ एक करंट यहां जाएगा, लेकिन मेनली सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि यहां वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम चालाकी दिखाने वाले हैं कि इसको हम रिवर्स करने वाले हैं। इसको रिवर्स कर दिया तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, अब जरा सोचो, ये रिवर्स था, इसकी टेंडेंसी उल्टी थी। जरा समझना कि ये चाह रहा था कि ये
इलेक्ट्रॉन इधर ना जाए। सोचो, यहां नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के नीचे जाने की थी, नेचुरल टेंडेंसी, लेकिन इसने कहा हम ये नहीं करने देंगे, उल्टा कर सकते हो। यस सर। इसने कहा कि तुम लोग अगर इलेक्ट्रॉन से कहा तुम लोग इधर आना चाहो तो शॉक से आ जाओ, ठीक है, और Yes, होल sir. से कहा तुम लोग इधर आ जाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाओ, सॉरी, लेकिन अवेलेबल थे नहीं क्योंकि टेंडेंसी तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी उल्टी तरफ थी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, इनकी टेंडेंसी वाकई में यहां से अंदर घुस रहे हैं तो उसी तरफ जाने की है। यस सर। मतलब ये हमने क्या किया कि इसको लाइट डोप किया, डोपिंग हमने कम कर दी इसकी, जिस वजह से कम कंबाइन हुए, मैक्सिमम क्रॉस कर गए, और क्रॉस करने पे भी वो रुके नहीं क्योंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया। तो ये रफली हमारी सोची समझी साजिश हो गई है कि हमने क्या किया, हम चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस तरफ पहुंच जाए। तो यहाँ पे ये जितने ढेर सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रफली यहाँ चले गए। तो यहाँ से अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 कंबाइन हो गए तो 2 इधर गए, 98 इधर चले गए। अब इस पूरे डिस्कशन में एक बात समझने की कोशिश करना कि कलेक्टर की डोपिंग क्या है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि कलेक्टर मॉडरेट डोप्ड है कि लाइट डोप्ड है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचो, यस सर, यस सर। क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो तो ये डिसाइड करेगा इमीटर, तो हमें सिर्फ इसको हैवी डोप करना था, है ना। बेस क्या कर रहा है, बेस को लाइट डोप करना था क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि ये यहां खत्म हो जाए, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज इनका उधर चला जाए, सो दैट अल्फा हाई हो। अल्फा मतलब हमारा वो वाला करंट गेन, अल्फा और बीटा हाई करना चाह रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखो, इस पर से तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब तुम्हें सीधे क्या समझ लेना है, बस ये समझना है कि कुछ हमने जुगाड़ कर करके कुछ ऐसा बना लिया, कलेक्टर बेस इमीटर ये था, ये एनपीएन है ना, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां से हमें पुश कराना है, और ये वाकई में इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। हम चाह रहे हैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पुश हो, तो हम इसको फॉरवर्ड करना चाहेंगे, और हम नहीं चाहते कि वो इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो जाएं, तो हमने उनको खींच लिया अपनी तरफ, इसको रिवर्स कर। आया समझ में? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए। तो ये हमारी इसकी एक्टिव स्टेट है, ये एक्टिव स्टेट है ट्रांजिस्टर की, मतलब जो हम चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद कर लो, क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे, अभी देखना। हाँ, तो ऐसा करने के लिए ये हमारा इमीटर है, इमीटर को हमने ग्राउंड किया क्योंकि कॉमन इमीटर था। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। तो अब देखना, VBE ये है बेस और इमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस बेस इमीटर एंड इमीटर। पक्का समझ गए? और शायद ये समझ गए होंगे ये 0.7 से बड़ा चाहिए। फॉरवर्ड रखना है ना इसको बेस इमीटर, डायोड से जाता है। क्या है समझ? यहाँ से इनपुट आना है, इनपुट को फॉरवर्ड करोगे, आउटपुट को रिवर्स करोगे, और रियलिटी ये है कि ये 0.7 वोल्ट ही रहेगा रफली, 0.7 से ज्यादा बड़ा जाएगा नहीं आया समझ? ये स्टेटमेंट मैंने क्या कहा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट से बड़ा नहीं ले सकते। ग्राफ इस पे ड्रॉप वही रहता था बाकी। तो क्या है कि हमें इसका वोल्टेज देना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई। अच्छे से समझना पॉइंट, ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। ये हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, बैटरी को नाम दे रहा हूं VBB, ये मैंने बैटरी को नाम दिया। ठीक है, इसमें से करंट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बैटरी आपको 0.7 वोल्ट से बड़ी रखनी है। ये बैटरी आपने मान लो 1.2 वोल्ट रख दी, क्लियर?
तो यहाँ पे जो ड्रॉप होना है इसके अक्रॉस डिफरेंस कितने का आना है? 0.7 वोल्ट का। 0.7 तो बचा हुआ 0.5 वोल्ट किस पे आएगा? रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है? यस सर, पक्का समझ में आया कुछ? Yes, क्या कहा ये मैंने? यस सर, यस। ठीक है, तो हम इसको वोल्टेज कैसे देंगे? हम डायरेक्ट इस पे वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज अप्लाई करेंगे, डायोड निपट जाएगा नहीं तो रेजिस्टेंस लगाया, वोल्टेज लगाया, और वो वोल्टेज अगर सोचो कि वही वोल्टेज अगर 0.6 वोल्ट होता तो ये डायोड काम ही नहीं करता कभी। सोचो ये फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो 0.6 से कम आएगा अब। यस सर। और हमें तो 0.7 चाहिए। यस सर। तो ये 0.7 से बड़ा रखोगे तो यहां एग्जैक्ट 0.7 हो जाएगा। आया? यस सर। पहला पॉइंट ये समझो, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका सिमुलेशन दिखाता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में। स्क्रीन शेयर्ड है क्या कि नहीं, सिर्फ वो शेयर व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड शेयर्ड है? व्हाइट स्क्रीन मिल गई। चलो ये दिख रहा है सर्किट सिमुलेटर? हाँ सर, लग गया? दिख रहा है ना? चलो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, ऐड NPN है ना, ये मैंने NPN सॉरी जैसा हम बना रहे थे वैसे ही लेते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर रहा हूँ, इमीटर को, ठीक है, और बेस पे मुझे वोल्टेज देना है। तो मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस लिया और इस पे वोल्टेज इन दे दिया। जरा देखो अच्छा खासा करंट फ्लो करने लग गया। एक मिनट, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस। अब जरा मैं देखता Yes, हूं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना है। आउटपुट वोल्टेज पे गौर करो, है 0.7 वोल्ट के आसपास। यस सर। यस अब सर। मैं यहाँ 5 वोल्ट की जगह ये ले लेता हूँ 2 वोल्ट, वेरिएबल कर देता हूँ। अब मैं इस 5 वोल्ट को बदलने वाला हूँ, देखना। देखो मैंने 1.2 वोल्ट लिया, रफली उतना ही है। हाँ। ये फील आ रहा है? यस सर। यस सर। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। और शायद ये चेंज समझ में आ गया होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहा जाए ये कुछ और नहीं, ये सादा ये डायोड चल रहा है अभी। P और N, P था, मैंने बैटरी ऐसे लगाए रखी है, तो ये सर्किट सिंपली डायोड का सर्किट है। ये फील हुआ इतना? यस सर। बाकी तो ओपन यस है, सर। इसीलिए इसके वोल्टेज और करंट का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। बात थोड़ी सा। आया समझ में? यस सर। यस सर। इसीलिए वोल्टेज मैं भले ही बढ़ा रहा हूं, मैं वोल्टेज ये वाला बढ़ा रहा हूं, लेकिन हमें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो ये है, और ये तो बेचारा कांस्टेंट ही हो गया लगभग 0.7 के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर मैंने घटाते घटाते इसको 0.6 से कम कर दिया, अब देखो, अब जरा देखना, दोनों रीडिंग देखो, कितना वहां पे ये रीडिंग और ये रीडिंग रफली बराबर है, बराबर है। क्योंकि अब करंट ही नहीं है, मतलब इस पे ड्रॉप नहीं है। और सही बात है, इनिशियली पूरा का पूरा ड्रॉप डायोड पे था, फिर डायोड ने अपने ऊपर ड्रॉप कांस्टेंट ले लिया। पक्का फील हो गया वोल्टेज का ग्राफ? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ और नहीं, जो मैंने बनाया ना, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड है, सॉरी ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनपुट वोल्टेज बदलोगे तो इनपुट करंट में क्या चेंज आएगा, उसका ग्राफ है, ठीक है। वो मैं लास्ट में एक साथ क्लब अप कर दूंगा, लेकिन पहले ये फील आना बहुत जरूरी था। आ गया फील? यस सर। तो हमें ये वाला वोल्टेज 0.6 से बड़ा चाहिए। एक मिनट, ये काम तो नहीं कर रहा। ये वाला वोल्टेज 0.6 वोल्ट से बड़ा चाहिए, मतलब ये भी 0.6 वोल्ट से बड़ा चाहिए। तो इसको 0.6 से बड़ा कर दो, अपना काम हो गया। ये पक्का है कि ये तो फॉरवर्ड में आ चुका है,
ठीक है, लेकिन अब मुझे दूसरे वाले को भी रिवर्स में करना है। चलो अब मैं इसका वोल्टेज बढ़ा के फॉरवर्ड कर देता हूं। हो गया फॉरवर्ड, है ना? ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसके दूसरे आउटपुट को मुझे रिवर्स बायस करना है ना, तभी एक्टिव स्टेट होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे फिर से मुझे वोल्टेज देना है, तो फिर से मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और एक वोल्टेज दे दिया। चलो यहां तक फील कर पा रहे हो क्या हुआ है? 1 मिनट दिख रहा है ना? खास बात तो अभी देखना, जब मैं इस 1.6 को गिरा के 0 कर देता हूं, देखो करंट यहां से भी खत्म हो गया। वो एमीटर ही दे रहा था, मतलब ये करंट ऊपर से भी खत्म हो गया, कलेक्टर से भी। क्योंकि असली में करंट यहां से पैदा हो रहा था, वो 2 हिस्सों में जा रहा था। दरअसल इसकी जगह मैं 1 मिनट करंट का फ्लो कर देता हूं, कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, अब देखना सिमुलेशन। अब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं। देखो, तो रियलिटी ये थी कि करंट आ रहा था यहां से और ये 2 हिस्सों में बट रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगर ये चीज 0 हो गई तो ये अपने आप 0 निकल आया। हाँ, तो वो रेशो फिक्स है, क्योंकि रेशो फिक्स है। यही एक्टिव स्टेट है। तो अगर ये एक्टिव स्टेट है तो जरा हम इसका वोल्टेज देखते हैं, इसका वोल्टेज आउटपुट कितना है इस पॉइंट। लेकिन एक खास बात देखो, अभी ये एक्टिव स्टेट नहीं है। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा, एक्टिव नहीं है। कंडक्ट भले ही कर रहा है लेकिन ये एक्टिव स्टेट नहीं है, ये शायद सैचुरेशन स्टेट होगी। 1 मिनट, शायद तुम लोगों को पता नहीं ये दिख भी रहा है डायग्राम की नहीं दिख रहा है सर। वैल्यूज नहीं रीड कर पा रहे होगे मेरे ख्याल से, वैल्यूज सर, काफी छोटी आ रही दिख रही है। सर दिख रहा है सर, हम जूम कर सकते हैं सर। हाँ, 49.81 मिली एम्पियर है इसमें। यस, हम दिख रही थी इसमें 49 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मैं इस वोल्टेज की वैल्यू बदलता हूं, ऊपर वाले वोल्टेज की। इसको भी वेरिएबल कर देता हूं। अभी 49 मिली एम्पियर है, जब मैं इसको बदलूंगा तब देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने किया इसका 2.2, अब देखते हैं 23.39 मिली एम्पियर। बदल रहा है ना? बदलना चाहिए, नहीं होता ढंग से। 6.9 पे 60, ठीक है। चलो हाँ, अब हम देखते हैं। अभी देखो कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं है। कैसे? इसका वोल्टेज 0 है, इसका वोल्टेज 0.7 वोल्ट है ना? तो इसका वोल्टेज 0.7 वोल्ट, लेकिन इसका तो काफी कम है। ये है, याद करो कि अगर मुझे NPN को, ये इमीटर है, इसको एक्टिव स्टेट में करना है तो मुझे इसको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड तो मैं कर चुका हूं, इसको रिवर्स करना है। इसको रिवर्स करना मतलब मुझे P का वोल्टेज जो है, और इसमें से किसका वोल्टेज हाई रखना है? N का। N। तो इसका वोल्टेज हाई होना चाहिए, लेकिन इसका वोल्टेज तो हाई है नहीं। समझ गए? मतलब N ये तो हमारा ऊपर वाला है ना? हाँ, तो N ऊपर वाला है तो ठीक है ना। इसका तो N यहाँ है ना, ट्रांजिस्टर तो इतना है ना, रेजिस्टेंस बाहर से लगाया ना। अच्छा, तो इसमें फिर भी तो वो बीच वोल्टेज वाले हमने पॉइंट यहाँ का का भी देखा, निकालना पड़ेगा। यहाँ निकाला ना 0.7 वोल्ट, ये 0.7। अच्छा, ठीक है, ठीक। ट्रांजिस्टर तो इतना पार्ट है, तो मुझे ये वाला वोल्टेज पक्का नहीं आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये अमाउंट है, ये तुमने 0.7 वोल्ट रख दिया तो ये हो गया फॉरवर्ड, सही है। अब ये रिवर्स करना है तो ये 0.7 से बड़ा चाहिए, जैसे 0.9 वोल्ट, तब जाके रिवर्स होगा। समझ गए? यस सर। इनडायरेक्टली दोनों फॉरवर्ड हो गए। फॉरवर्ड के? अरे यार
ये 0.9 की जगह 0.02 वोल्ट है, तो ये बैटरी लगी है ऐसी, लगी है। हाँ। अब ये जंक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है? फॉरवर्ड, और ये भी फॉरवर्ड था, दोनों फॉरवर्ड है, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने से किसने रोका है? अगर दोनों फॉरवर्ड हो गए तो करंट फ्लो करना ही है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई इसमें, एक छोटी सी समस्या है समझना, कि इसमें जरा ट्रांजिस्टर की रीडिंग्स देखना, वैल्यूज। ट्रांजिस्टर का मैं लिख देता हूं, शायद वैल्यू तुम्हें ना दिखें, दिख रही। ट्रांजिस्टर की IC है, IB देखो 22 मिली एम्पियर और IC 68 मिली एम्पियर। ये 22 मिली एम्पियर है, ये 68 मिली एम्पियर। इसके हिसाब से तो बीटा हमारा आया, इन दोनों का रेशो 3, लेकिन इसका जो बीटा है वो देखो, मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखो बीटा दिख रहा है कितना है, 100 है, देखो। हाँ, और बीटा और HFE लिखा हो, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये 100 है तो 100 गुना होना चाहिए, लेकिन हमारा 3 गुना आया। लेकिन जरा देखो, ये 3 गुना भी कांस्टेंट नहीं है। मैं इसको 3 वोल्ट की जगह वैल्यू बदलता हूं, एक मिनट ये बंद करूं, ये 3 वोल्ट की जगह मैंने इसकी वैल्यू ले ली, मान लो 2 1.5 वोल्ट। अब जरा रेशो देखते हैं, रेशो कितना। अब भी रिवर्स बायस्ड है, सॉरी अब भी दोनों फॉरवर्ड है, 68 और 7.8। इसका आया 7.8, इसका आया 68 मिली एम्पियर। रेशो तो बदल गया। yes, sir. इसका मतलब IC और IB का रेशो इज नो मोर कांस्टेंट। आया समझ? Yes, sir. लेकिन अब जरा देखो, मैं इसको अगर रिवर्स बायस करूं, मैं इसको रिवर्स करूं तो देखता हूं रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसको 1 किलो ओम देता हूं, ये कितना है 100, इसको 1 किलो, ये भी नहीं हुआ। इस वोल्टेज को और बढ़ाना पड़ेगा शायद, वोल्टेज को कितना बढ़ा दूं, 40 वोल्ट, अभी भी कम पड़ गया। IR का ड्रॉप, कम क्या? अभी भी कम, मतलब ये हमें इससे बड़ा चाहिए, ये हमें इससे, समझ गया ना। तो जैसे इसमें जा रहा है कितना मिली एम्पियर में जा रहा है इतना, तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर ये रेशो काम कर रहा होगा तो कैसे निकालेंगे, कि ये 0.7 वोल्ट है, बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। ये 0.7 वोल्ट है, ये 1.5 वोल्ट है, डिफरेंस कितने का है इसमें 0.8 वोल्ट। तो यहां से ये करंट कितना गया 0.8 बाय 1 किलो ओम, 0.8 मिली एम्पियर आ गया। yes, sir. और अब दिक्कत क्या हो रही है कि बीटा की वैल्यू अगर 100 है तो ये करंट कितना है 8 एम्पियर है, नहीं आया समझ? 8 एम्पियर, बीटा की वैल्यू कितनी है 100 है ना, 0.08 होगा। 100 है, सॉरी कितना 80 मिली एम्पियर। हाँ 80 मिली एम्पियर ये है। और तो इस पे ड्रॉप कितने का है 10 किलो इंटू 0.08, आया समझ? ये ड्रॉप, तो ये 80, ये 0.8 के 800 वोल्ट, और हमने 40 वोल्ट ही दे रखा है, इसीलिए वो नौबत आ ही नहीं पा रही है ऐसी। तो अब मैं वो बनाता हूँ, कैसे आएगी देखो। मैं क्या करता हूँ, तो रेसिस कम करने को हो जाएगा ना, इसको कम ले लेता हूँ, इसको 10 0.9 किलो वोल्ट, को, अरे इसको ही कम कर देता हूँ। ये 0.9 वोल्ट है, ये 0.6 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस और बढ़ा देता हूँ 10 किलो। अब देखो यहाँ से करंट कितना है, करंट है 29 माइक्रो एम्पियर। yes, sir. ये आ गया 30 माइक्रो एम्पियर, आ गया।
यस तो सर 30 माइक्रो एम्पियर का कितने गुना यहाँ है? 100 गुना। 3 मिली एम्पियर। 3000 यस सर तो इस हिस्से पे ड्रॉप कितना आया? 30 वोल्ट 2000 आया। यस सर और ये 40 वोल्ट है ड्रॉप, 30 वोल्ट का ये 10 वोल्ट। यस सर अब वाकई में ये रेशो मेंटेन हो गया। यस सर यस सर अब देखो दोनों की वैल्यू, यहाँ से करंट जा रहा है वही 3 मिली एम्पियर और इसमें जो लिखा था वही। अब अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, अब यहाँ चेंज करूंगा तो रेशो 1:100 बना रहेगा। जैसे अब मैं इस 0.9 वोल्ट को बढ़ा के, जब तक कि ये कंडीशन मेंटेन्ड है, अभी मेंटेन नहीं है, मेंटेन्ड है अभी। यस अब सर देखते हैं दोनों का रेशो। यहां से करंट जा रहा है कितना? IC, IB और IC देखो, वैल्यूज देखो। 100 का ही है। हाँ तो कहीं है। एक मिनट, देख पा रहे हो? हाँ यस सर सर 100 का रेशो है। यस सर यस सर 1.9 मतलब अगर ये हालात बने रहेंगे तो वो रेशो वाकई में सही रहेगा। आखिरकार समझ ही गए। हाँ सर वो सारा ही करंट उसी से जा रहा है पूरा। समझ गए, रेशो वही मेंटेन्ड है लगभग, है ना? यस सर क्लियर? यस सर तो ये ट्रांजिस्टर का, और यही न्यूमेरिकल है, पूरे न्यूमेरिकल यही है। बस नाम बता देता हूँ। इसका नाम है VBB, इसका नाम है VCC, ये है हमारा VCE, ये VBE है, ये हमारा IE, IB। एक्चुअली एरो सही रखने पड़ेंगे क्योंकि अपन कन्वेंशन करंट लेते हैं ना। आई नीचे की ओर। बहुत बढ़िया, गाओ गाओ गाओ। एक मिनट, ये माइक तो किसी का ऑन नहीं दिख रहा है। सारांश मिश्रा। सारांश मिश्रा मिल गया। ओके, अब गाओ। चलो, हाँ यहाँ तक ठीक है। सर इसमें जैसे स्टडी स्टेट का पूछा होता है कि स्टडी स्टेट कब आएगी, तो वैसे ही निकालना था ना VCC जैसे अभी आपने निकाला था। हाँ हाँ, वो सब मैं बता रहा हूँ, पहले ये नाम समझ लो। और ये नाम क्या है? क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो इसके और इसके बीच के डिफरेंस को VCE कहते हैं, इसके और बेस के डिफरेंस को VBE कहते हैं। समझ गए? और बेस पे जो वोल्टेज इनपुट दिया वो VBB है, कलेक्टर पे दिया वो VCC है। पक्का नाम समझ में आ गया? सर एमीटर पे हमेशा 0 ही होता है। मतलब कॉमन इमीटर जो कॉमन होता है उसे हम ग्राउंड करते हैं। एनपीएन पे करिए। हाँ, सर उसमें सिग्नल की तरह एनपीएन पीएनपी में कोई अंतर नहीं। अभी इतना तो समझ लो यार, सिग्नल पे आ गए। मतलब सर वो इनपुट वाला रेजिस्टेंस। अरे यार, तो ये अब इसका एक्चुअल सर्किट में यहाँ बना देता हूँ कि यही सर्किट बनाने में कैसा होता है। कौन फिर से बनाए? ये ऐसा, यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे ये ग्राउंड करेंगे, एक बैटरी यहाँ लगाएंगे, ये ग्राउंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस इन है, ये रेजिस्टेंस आउट है, ये आउट, ये इन। क्लियर? यहां से करंट गया कितना? IB, ठीक है। IE यहां से कैसे जा रहा था? सॉरी, ये एरो बाहर, एरो उल्टे हैं। इलेक्ट्रॉन उल्टे हैं सर। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो था सर। अपन वंस अगेन कन्वेंशनल करंट, तो ये बैटरी ऐसे भेजेगी, हाँ ठीक है। यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से बाहर, ऐसे बन गया। यस सर। अब देखो रिलेशन, ये जो डिफरेंस लिखा है ये VBE है, फील हुआ? यस सर। हाँ। और VBB में से IBRin घटा दो तो VBE आ गया। यस सर। और खास बात ये हमें हमेशा पता है, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में है। अच्छा, आ गया समझ में? मतलब ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, एक्टिव स्टेट क्या? क्योंकि इसको तो फॉरवर्ड रखना ही पड़ेगा।
अदरवाइज ट्रांजिस्टर ही काम नहीं करेगा। तो ये मान लो कि करंट अगर जा रहा है तो पक्का 0.7 वोल्ट है। तो ये दिया होगा, ये हमें पता ही होता है, तो इससे आर दिया है तो करंट निकाल लेंगे, करंट दिया होगा आर निकाल लेंगे, एक्सेट्रा। आ गया समझ में? यस सर। और ये आया VC कलेक्टर इमीटर, और VCE की वैल्यू कितनी है? VCC माइनस IC आर आउट। मिल गया? यस सर। मिल गया। बीटा हमारा या HFE IC बाय IB था, अल्फा हमारा IC बाय IE था। ये तो याद है? यस सर। यस सर। क्लियर? तो करंट गेन तो हमें सीधे मिल जाएगा, करंट गेन तो इनका रेशो है। वोल्टेज गेन क्या है? दरअसल वोल्टेज गेन स्लाइटली डिफरेंट चीज है। वोल्टेज गेन में क्या होगा? वोल्टेज गेन दरअसल डेल्टा से निकलता है। ये मैं समझाता हूं यहां पर। तो जैसे VCE अगर निकालता तो कितना बना ये? VCC माइनस IC आर आउट। क्लियर? VCC माइनस बीटा आर आउट IB लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। इसमें जो चेंज आएगा, और यहां चेंज, ये चेंज 0 है, कांस्टेंट मान लिया मैंने। अगर ये कब की बात कर रहे हैं? इनपुट अगर हमने सिग्नल दिया, इनपुट सिग्नल दिया मतलब हम बैटरीज नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ हम एक इनपुट सिग्नल चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये करंट बदल जा रहा है। तो माइनस बीटा आर आउट डेल्टा IB, और ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये फेज में चेंज होगा। समझ में आया? यस सर। नेगेटिव आया मतलब IB बढ़ेगा तो IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, IC बढ़ेगा तो ये डिफरेंस कम आएगा फिर। ठीक है? VCC क्या माने है सर? 0 कैसे होगा VCC? इसका नाम VCC, बैटरी का नाम। ठीक है? अब जरा कुछ क्वेश्चन देख लो। क्या VCC 0 कैसे हो गया? कहाँ हो गया VCC 0? अच्छा वो डेल्टा हुआ है, डिफरेंस कहाँ हुआ जी? अब डेल्टा नहीं देखा मैं। बैटरी कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर दिया। सर अब देखो न्यूमेरिकल देख लो तो समझ में। वैसे सैचुरेशन स्टेट किसको बोलते हैं? सर एक डाउट है बता रहा हूँ, सैचुरेशन स्टेट भी आ रहा है। पहले एक न्यूमेरिकल देख लो तो तुम्हें ज्यादा फील आ जाए, सर कॉन्फिडेंस वो आ बहुत जाएगा। सारे डाले थे सर मैंने। अरे इसी में तो हैं जितने हैं। हाँ मतलब उन्हीं के क्वेश्चन। लो यही ले लिया मैंने, ये सबसे ऊपर मिल गया। दिख रहा है ना ये? नहीं सर, नहीं सर नहीं दिख रहा। मैंने सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। स्क्रीन शेयरिंग पॉज कैसे हो गया? फिर से करता हूं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? यस अब दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। यस सर। बहुत है इसका। हाँ वो एक करूंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है। देखो रेजिस्टेंस बेस का उन्होंने दे रखा है 500 किलो ओम। मान लो हमें ये नहीं दिया, हम तो ये मान के चल रहे हैं हमें कुछ ही नहीं दिया, हम ये फिगर बना लेंगे। पक्का समझ गए? कलेक्टर का रेजिस्टेंस 8 किलो ओम, ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस। बीबी यहां से 10.6 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई, यहां हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। आया आ रहा है समझ में कुछ कुछ? यस सर। VB 0.6 मतलब ये 0.6 दे रखा है क्योंकि एक्चुअली ये 0 बेस और इमीटर के अक्रॉस 0.6 है और ये 0 है तो यही 0.6 होगा। तो ये 10 वोल्ट है। यस सर। तो IB की वैल्यू सीधे मिल गई 10 वोल्ट बाय 500 किलो ओम। यस सर मिल गई। 1/50 मिली एम्पियर। यस सर। तो IB मिल गया 1/50 मिली एम्पियर। अब इन्होंने HF दे रखा होगा बीटा 100। सर एक बार फिर से IB कैसे निकाला? अरे यार गजनी, अच्छा नहीं सॉरी ये नहीं, हाँ हाँ आ गया। समझ गया ना? पक्का
कुछ बच्चे हाँ हाँ मीटिंग से बाहर वो हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन क्या तो कुछ नहीं बच्चे ठीक है आगे मीटिंग से आगे बाहर हैं, उन्हें इन दे दीजिए। तो ये क्यों उधम करते हैं बच्चे? पता नहीं। मीटिंग के बाहर कैसे हो जाते हैं यार? अब फिर इस चक्कर में फिर वही सब आ जाएंगे गाने गाने वाले। गलती से चला गया था सर। चलो अब जो मीटिंग से बाहर हैं देख लो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो क्या था क्वेश्चन में, बशर्ते तुम्हें इसके पहले तक का समझ में आया हो। हम हमेशा सर्किट क्या बनाएंगे, ये सर्किट ना बना के आप सीधे जैसे मैंने सिमुलेशन दिखाया ना वैसे बना लेना, तो हेल्प मिलेगी इससे। ये तुम्हारा आउट VCC है। VCC कितना, यहां हमने 20 वोल्ट दिया, यहां हमने ग्राउंड किया, यहां हमने 10.6 वोल्ट दिया। फॉरवर्ड या रिवर्स इसको देख के नहीं कह सकते, आप इसको देख के नहीं कह सकते कि ये आपका सर्किट काम कर ही जाएगा, क्योंकि आपको यहां वोल्टेज पता करना है, यहां वोल्टेज पता करना है। ये पक्का काम कर जाएगा क्योंकि ये गैप 10.6 से बड़ा है, तो ये तो 0.6 तक ले सकता है, तो यहां पक्का 0.6 वोल्ट आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो यहां पे जो डिफरेंस आया वो आया 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम, तो यहां से जाने वाला करंट जिसे हम IB कहेंगे वो 10/50 किलो 1/50, सॉरी शायद 500 किलो है, मिली एम्पियर, ये आ गया। और IB मिल गया तो IC, ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिखा है 100 गुना 2 मिली एम्पियर। और अगर यहां से करंट अंदर आया तो यहां से 2 मिली एम्पियर ऐसे आया, और ये रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम, तो ड्रॉप कितने का हो गया, 16 वोल्ट का। और अगर 16 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो यहां वोल्टेज कितना आ गया, 4 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट अभी भी 0.6 वोल्ट से बड़ा है। आया समझ में? इसका मतलब हमारा सपोजिशन सही था, जो हम सॉल्व कर रहे थे रेशो लेके, वो हमारा रेशो बिल्कुल सही है। मिल गई सब वैल्यू? यस सर। VCE कौन सा है, 4 वोल्ट। सर तो फिर कलेक्टर पहली सही हुआ ना सर। CP। हाँ तो सुनो तो, IB की वैल्यू कितनी आई थी, 1/50, पहला आएगा 1/50। VCE की वैल्यू आएगी 4, VCB की वैल्यू आएगी 3.4, ये तो सही है 3.4। सर इनकरेक्ट सही है, इनकरेक्ट पूछा। 4 वोल्ट माइनस 0.6, ये 3.4 वोल्ट तो सही है। सर आगरा भी तो सही है। सर आगरा भी सही है। आगरा सही है क्या, 1/50 और 20 माइक्रो आगरा सही। और दिल्ली बिल्कुल सही। एक्टिव रीजन समझ में आ गया कैसे? यस सर। इंप्रूव्ड हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ईशान बाहर का ले लीजिए सर। सर कर दिया एडमिट। हाँ बोलो। सर वो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो बैटरी होती है वो हमेशा बड़ी लगाते हैं जनरली, कुछ भी लगाते हैं, अब तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा कितनी लगाना है। नहीं सर, जैसे आप ये बोल रहे हो ना कि हम एक्टिव रीजन के लिए बस ये वाला वोल्ट 4 वोल्ट को 0.6 से बड़ा कर दें बस। बिल्कुल हाँ। तो ये दिक्कत क्या है कि यहाँ से करंट अच्छा खासा जाएगा। हाँ अच्छा खासा जाएगा तो यहाँ ड्रॉप अच्छा खासा होगा। यस सर। तो अगर ये कम से कम 0.6 रखना है तो उस ड्रॉप 0.6 प्लस ड्रॉप ये चाहिए। इस क्वेश्चन में तो देखो कि उल्टा है, आउटपुट रेजिस्टेंस कम है। कहाँ है देखो, आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा है। प्रैक्टिकली उल्टा होता है, तो आपको और बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ती है। नहीं सर, एक बार नहीं आया सर यहाँ पे हमने 4 वोल्ट बड़ा क्यों चाहिए, मतलब उसके लिए? अरे यार जब से कहानी यही तो चल रही थी यार, यही तो चल रही थी। ये 0.6 वोल्ट है, ये 0 है, और ये 4 वोल्ट, ये 0.6 से बड़ा चाहिए तभी जाके ये रिवर्स बायस हो पाएगा। इसको फॉरवर्ड करना है। नहीं बेस मतलब जैसे 4 वोल्ट और इसके अबाउट करना है ना हमें तो रिवर्स बायस। एक मिनट। अच्छा सही है कॉमन एमिटर लग के तो PNP, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। अच्छा। अब ये थोड़ी डायोड था, कॉमन एमिटर लगा तो कंफ्यूजन। समझ गए? हाँ। हमें ये चाहिए कि इस पे जो ड्रॉप आए वो 0.6 से बड़ा चाहिए।
लेकिन हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो यहाँ दे रहे हैं, इसीलिए हमें कैलकुलेशन करने पड़ रहा है। यस सर। अब बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे, सभी क्वेश्चन में बिल्कुल सर यही है, कुछ में गड़बड़ है, मतलब कुछ में कहीं अलग। नहीं है गड़बड़। सिग्नल एक आध बता सिग्नल दो। वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। 11th बता दो सर, 11th 11th वाला मैं सभी बता देता हूँ, तो बाद में नहीं तो मुझे अलग अलग मैसेज कर करके पूछोगे। हाँ सर 11th। एक मिनट, हाँ अभी वापस आ रहा हूँ मैं। पहले हम करंट गेन निकाल चुके हैं, बीटा है HFE, और वोल्टेज गेन है हमारा रेजिस्टेंस गेन इनटू करंट गेन, और पावर गेन है करंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन। और रेजिस्टेंस गेन समझ गया ना क्या है? ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो हमने ये ट्रांजिस्टर बनाया है, ये इसमें हमने इनपुट यहां दिया, आउटपुट यहां लिया। यहां अगर इनपुट दिया और आउटपुट हमने यहां लिया, तो आउटपुट क्या है? VCE, और ये था VCC माइनस IC इंटू R आउट। तो इसमें जो चेंज आया वो आया डेल्टा IC इंटू R आउट नेगेटिव के साथ, और यहां जो चेंज आया डेल्टा V में वो आया डेल्टा IB इंटू R इन। क्यों? क्योंकि डेल्टा V बेस मीटर या जो भी था, यहाँ इनपुट जहां वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट हमने इस रेजिस्टेंस पे दिया, और इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया, सिग्नल मतलब चेंज, इसीलिए हम डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB और R आउट बाय R इन, इस तरह बन गया रेजिस्टेंस गेन करंट गेन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के 3 मोड होते हैं ट्रांजिस्टर का। पहला है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड बिल्कुल आसान है। कट ऑफ मोड क्या है? जब VBE 0.7 से कम हो। फील करो। हाँ सर। तो करंट कहीं नहीं है, इसका मतलब ये स्विच ऑफ स्टेट है। और अगर करंट कहीं नहीं है मींस, अब अगर मैंने ये बनाया, अब देखना अच्छे से, एक मिनट, ये थोड़ा मिटा के नीचे बना रहा हूं। पहला स्टेट ये है, ये 5 वोल्ट दिया, ये ग्राउंड है, और ये 0.6 वोल्ट से कम है। तो करंट यहां भी 0 और यहां 0, तो ऊपर भी 0, तो यहां वोल्टेज 5 वोल्ट ही आ गया। ये फील आया? यस। ड्रॉप कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारा कट ऑफ मोड था। क्लियर? यस यस। ठीक है, मतलब अगर ऐसे कह रहा हूं, शायद ये समझ में आ जाए। एक बल्ब मैं यहां लगा दूं तो ये करंट बल्ब ग्लो करने लगेगा। ये फील आया? नहीं आया? आ गया। क्योंकि ये करंट ट्रांजिस्टर में से तो जा नहीं सकता, तो बल्ब में से जाना चालू हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर ये 0.6 वोल्ट से बड़ा हो जाता 0.8, तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगता और बल्ब शॉर्ट हो जाता था, ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाता, क्योंकि ट्रांजिस्टर का कंडक्टिविटी काफी हाई है एज कंपेयर टू बल्ब। फ्लो बहुत कम करता है ना, बल्ब में ना के बराबर फ्लो करता। चलो फिलहाल पहला चीज ये हो गया, ये हमारा 0.6 वोल्ट है। दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन वो है, हाँ, कट ऑफ रीजन को ये समझ सकते हो जहां इनपुट रिवर्स है। क्लियर? सैचुरेशन वो है जहां इनपुट एंड आउटपुट बोथ फॉरवर्ड है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? नहीं आया? हाँ सर, वही जो दिक्कत हो रही थी ना, वही है ना। हाँ, जिसमें दिक्कत हो रही थी, जिसमें ट्रांजिस्टर तो यहाँ एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा। बस ये समझो कि ये एक्चुअली इट इज प्योर कंडक्टर नाउ। सर 2 डायोड्स हो जाएंगे ना एक तरह से। प्योर कंडक्टर नाउ, 2 डायोड है और दोनों ही फॉरवर्ड है, तो प्योर कंडक्टर है। तो रियलिटी ये है कि ये स्विच ऑन स्टेट है, ये स्विच ऑफ स्टेट है। यस सर।
आ गया समझ? तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज कर सकते हैं अगर हम ये इन अलग अलग स्टेट में इसको भेजते हैं। और इन स्टेट में भेजने के लिए आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है। इन स्टेट में भेजने के लिए आप क्या करें कि जैसे ये इनपुट वोल्टेज दिया, आप इस वोल्टेज को वेरिएबल कर दें। तो इस वोल्टेज के साथ जो चेंज आएगा ना, जब ये वोल्टेज बदलोगे 0.6 से कम होगा तो करंट यहां 0, और आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा दोगे अगर ये वोल्टेज, तो फिर ये दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि ये इससे जीत जाएगा। इस वोल्टेज के मुकाबले ये वोल्टेज अगर बड़ा हो गया तो दोनों ही फॉरवर्ड हो गए, और अगर दोनों ही फॉरवर्ड हो गए तो ये कंडक्ट करने लग गया। तो एक बार स्विच ऑफ है, एक बार स्विच ऑन है। आ गया समझ में? यस। और तीसरी स्टेट हमारी वो है जहां हम, तीसरी स्टेट एक्टिव स्टेट है। और एक्टिव स्टेट क्या है? इनपुट हमारा फॉरवर्ड है, आउटपुट हमारा रिवर्स है। तो इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि ये केस तो अपना है ही। तो इसी में बीटा डिफाइंड है। बीटा जो होगा इस केस के लिए ट्रू है। ये सब चीजें इस केस के लिए ट्रू। वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब इस केस के लिए आएंगे। तीनों मोड आ गए। अब क्वेश्चन देख लें। सर एक डाउट है सैचुरेशन वाले में। सर उसमें वो एक क्वेश्चन था, उसमें यूज हुआ था VCE 0 होगा। हाँ बता, ये मैंने बोला नहीं, सॉरी। हाँ बिल्कुल, सैचुरेशन का केस वो है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। सैचुरेशन मींस लिमिट आ गई है। ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। ये मिटा दूँ पूरा? हाँ, सैचुरेशन क्या है कि VBE और IC आउटपुट और इनपुट वोल्टेज, इनका अगर ग्राफ बनाते ना, VBB बाद में हॉरिजॉन्टल बताया था, ऐसे बन जाता है ग्राफ। यस सर। और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन, मतलब इसमें IC रफली कांस्टेंट हो जाता है। और IC कांस्टेंट क्यों हो जाता है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, सिर्फ इसी फिगर पे देखना। वैसे अभी अपन उससे भी करके दिखा देंगे। ये 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड था, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज हम वेरी कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम ये आउटपुट ले रहे हैं। इस देखो, ये वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये करंट बढ़ेगा, मानते हो? यस। ये करंट बढ़ेगा तो ये वाला करंट भी बढ़ेगा, IC। ये बढ़ेगा तो आउटपुट गिरेगा, लेकिन आउटपुट गिर के ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 0। एक मिनट, कितने बज गए? और 6:30 हो गए। हो बस बस, हाँ बोल दो बस, छोड़ ही दो। अरे दूसरी क्लास का टाइम हो गया। हाँ तो समझ गए, लास्ट देख लो। आउटपुट इसका 0 हो गया और यही इसकी लिमिट है। क्योंकि आउटपुट ये 0 है, ये 5 है, 5 वोल्ट से बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। तो यहाँ मैक्सिमम 5 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, इसीलिए यहाँ 0 आएगा। तो सैचुरेशन जब भी लिखा हो उसमें इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 आता है। बस ये है, ठीक है। अगर सैचुरेशन लिखा है तो बस ये समझ लो कि इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 आएगा, पूरा का पूरा 5 वोल्ट या जितना लिखा है वो ड्रॉप इस पे आ जाएगा। और इससे ये समझ गए कि IC की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी 5/R आउट या VCC/R आउट। यस सर। ठीक है, यस सर। पर जब वो 0 होगा तो एक्टिव स्टेट में कहाँ रह पाएगा? क्या सर जब ये पता नहीं, छोड़ो क्या बोल रहे हो। नेट अरे आवाज कट रही है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोला अगर जब ये 0 वोल्ट होगा तो ये एक्टिव स्टेट में कहाँ रह पाएगा? तो एक्टिव नहीं है ना, नाम बदल गया ना, सैचुरेशन है। ये बताओ, ये 0 है, ये 6 वोल्ट है, तो ये PN फॉरवर्ड हो गया, वो भी फॉरवर्ड है। PN ये भी फॉरवर्ड हो गया। हाँ ये दोनों फॉरवर्ड। समझ गए? तो बस
तीन चीजें रट मारो, अब अपन ये समझ गए। सर वो सब नहीं लग पाएगा ना, वो बीटा की वैल्यू वगैरह कट ऑफ में बस VBE लेस देन 0.6 0.7 जो भी है, और IB IC IE सब 0। सैचुरेशन में VBE तो पक्का 0.7 है और VCE ये 0 है। 0 है। समझ गए? तो IC की वैल्यू VCC/R आउट हो गई। आ गया समझ में? बस सैचुरेशन में एक ही चीज हमने ध्यान रखी। और तीसरा था एक्टिव। एक्टिव में तो हम पढ़ ही चुके हैं ढेर सारा, अब सब कर लेना। एक तो मल्टीमीटर वाली चीज बता दीजिए सर। एक मिनट, दूसरी क्लास का टाइम 6:30 बजे दूसरी क्लास थी और सर बस एक चीज बता दीजिए सर। एक क्वेश्चन भेजा है सर आपको, उसमें सर वो लॉजिक गेट्स का वो क्वेश्चन है, उसमें ट्रांजिस्टर लगा दिया उन्होंने। अब मैं कल बस मेंस में आया था सर। हाँ, छोड़ो जनवरी वाले सर रिकॉर्डिंग भेज देना सर, स्टार्टिंग का छूट। रुक जाओ उधम नहीं। अब ये तुम पूरी ट्राई करो, खासकर ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन। फिर भी ना आए तो मैं कल शाम को डिस्कस कर लूंगा, कल शाम को बता दूंगा, है ना? रिकॉर्डिंग वो जो भेजा है वो भी सर रिकॉर्डिंग भेज देना, स्टार्टिंग का मिस हो। ओके ठीक है। मुझे एक मीटिंग बंद करनी पड़ेगी, दूसरी वाली क्लास चालू हो रही है। यस सर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर।